Good afternoon, everyone. So last क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर देखा था. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर जिसमें एक्टिव पैसिव था, प्राइमरी सेकेंडरी, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, एनालॉग डिजिटल. और कुछ बचा था? Anything else? On the basis of operating principle. जल्दी से एग्जाम्पल बताओ एक्टिव पैसिव का. एक्टिव पैसिव ट्रांसड्यूसर. एनीवन? मैम पैसिव का मैम ट्रांसफॉर्मर. पैसिव का ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ ट्रांसड्यूसर. मैम डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. पैसिव का एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. ओके. एक्टिव का भूल गया मैम, वो एनिमेशन में दिखाया था, हम भूल गए. पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. ठीक है. प्राइमरी सेकेंडरी. See, I'll give you one example of primary secondary जिससे याद रहेगा हमेशा. So this is a setup of primary and to understand primary and secondary transducer. So this is your LVDT. ये LVDT का प्राइमरी साइड है जहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, और ये LVDT का सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी वाइंडिंग 1 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग 2. ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये इस तरीके से वोल्ट मीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है जहाँ पर हम इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग का डिफरेंशियल वोल्टेज जो है वो मेजर करेंगे. दिस इज द कोर ऑफ LVDT. This is the core of LVDT which is connected with the pulley, and the second end of the pulley is connected with this burden tube. और इस बर्डन ट्यूब में हम यहाँ नीचे से ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं. ठीक है. सबको दिख रहा है? So now see, we are basically giving pressure to this burden tube, और ये burden tube is nothing but a diaphragm की तरह होता है. Suppose you can imagine it as your tube of your cycle. जो टायर ट्यूब ऑफ अ साइकिल होता है, तो वैसा ही ये बर्डन ट्यूब रहता है. जैसे इसमें प्रेशर हम इंसर्ट करेंगे, जैसे तुम साइकिल में हवा डालते हो तो साइकिल का ट्यूब जो है वो एक्सपैंड करता है, वैसे ही यहाँ पर जब हम प्रेशर डालेंगे तो ये बर्डन ट्यूब जो है वो एक्सपैंड करेगा. और जब ये एक्सपैंड करेगा तो पुली का जो ये कॉर्ड है ये इसको, इस LVDT के कोर को नीचे की तरफ पुश करेगा. और जब ये नीचे की तरफ इसको पुश करेगा तो यहाँ पर सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक हो रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस कोर, दिस फ्लक्स विल, लिंकेज ऑफ फ्लक्स विल गेट चेंज्ड. हाँ, गुड आफ्टरनून. बोलो, कुछ बोलना है या गुड आफ्टरनून बोलना है? गुड आफ्टरनून मैम. सिर्फ गुड आफ्टरनून बोलना है या कुछ बोलना भी है? Okay, so burden tube
का फ्री एंड जो है ये एक्सपैंड करेगा। इसके एक्सपेंशन की वजह से दिस रॉड ऑफ पुली विल गेट एक्सपैंडेड और ये आगे की तरफ पुली को पुश करेगा, जिसकी वजह से जो पुली के एंड में ये कोर कनेक्टेड है हमारा एलवीडीटी का, दिस कोर विल बी मूविंग अप एंड डाउन। तो विद द चेंज ऑफ प्रेशर, सपोज द प्रेशर इज रिलीज्ड, तो ये कंप्रेस होगा तो पुली को पीछे की तरफ खींचेगा, तो ये एलवीडीटी का कोर जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस कोर के ऊपर और नीचे होने की वजह से ये सेकेंडरी साइड में जो भी फ्लक्स लिंक हो रहा था, दैट फ्लक्स विल चेंज, and because of the change of flux, the total EMF which is induced on the secondary side will change। तो आउटपुट में जो डिफरेंशियल वोल्टेज, देखो ये जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, इन दोनों सेकेंडरी के बीच में कनेक्टेड है। ये सेकेंडरी 1 का पॉइंट है और ये सेकेंडरी 2 का पॉइंट है, और दो टर्मिनल्स को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया गया है। सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 के दो टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट किया गया है, एंड other two terminals are connected in series with a voltmeter. So you will get a differential voltage of secondary 1 and secondary 2 at this voltmeter. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, this Burden tube is acting as a primary transducer because this pressure is converted into displacement here. Pressure is converted into displacement because this burden tube is expanding, और expand होगा तो displace होगा अपनी position से। So this is burden tube is acting as a primary transducer and LVDT is acting as a secondary transducer because this displacement is then linking with the LVDT. It is changing the position of the core and then this is converting into electrical quantity। मतलब दो स्टेप में हमारा कन्वर्जन हो रहा है, पहले प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। So that is why it is called burden tube is here is called as primary transducer and LVDT is here is called as secondary transducer. So that is what we were discussing in primary and secondary transducer. The burden tube is your primary transducer and secondary is your LVDT in the example which I have shown here. Now transducer and inverse transducer is, again inverse transducer is your piezoelectric transducer and transducer can be taken as any transducer जैसे strain gauge हो गया या thermocouple हो गया, all these are transducers। and inverse transducer is piezoelectric crystal, क्योंकि piezoelectric crystal जो है उसमें अगर हम suppose this is your piezoelectric crystal, so if we give pressure to this crystal, तो इस प्रेशर से ये क्रिस्टल कंप्रेस होगा और एक वोल्टेज इसके टर्मिनल के अक्रॉस डेवलप होगा। और अगर हम रिवर्स पोजीशन में अगर हम इस क्रिस्टल को वोल्टेज देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं, तो ये क्रिस्टल एक्सपैंड या कंप्रेस होता है। तो ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। इट बिहेव्स एज अ ट्रांसड्यूसर ऑल्सो एंड इट बिहेव्स एज अ इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अगर हम प्रेशर देंगे तो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, अगर हम वोल्टेज देंगे तो एक्सपैंड होगा या कंप्रेस होगा। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल दोज ट्रांसड्यूसर्स विच विल convert digital output into analog output will be an example of analog transducers. For example, ADC converters are the example of analog or digital transducer. Fifth is on the basis of operating principle, यानी कि resistive, inductive, capacitive, etc. ठीक है। So now we will start with our first type of transducer, which is a resistive transducer. And first transducer in this category is our strain gauge. Okay,
So basically, the fundamental of a strain gauge is if a metal conductor is compressed or stressed, the resistance of the conductor changes on account of change of its length and area. So if a metal conductor is stretched or compressed, its resistance changes on account of change of length and diameter. So this is the fundamental of strain gauge, in which by applying a stress or by removing a stress or by expanding a conductor or compressing a conductor, you can change the length and the diameter of conductor, and by changing the length and diameter of a conductor you can change the resistance of the conductor from R is equal to rho L by A. If you are expanding or compressing a conductor, you are changing the length and diameter of the conductor. Now, the change in the value of resistance by straining the gauge may be partially explained by the normal dimensional behavior. Suppose this strain gauge is connected in one of the four arms of the ब्रिज. सपोज ये जो एक आर्म है, दिस इज योर स्ट्रेन गेज, दिस इज योर स्ट्रेन गेज and other three arms are connected like this. ठीक है. Now how you are converting a non-electrical quantity to an electrical quantity? Suppose a strain gauge is connected in this Wheatstone bridge and you are applying some stress on this strain gauge. So by applying some stress, suppose earlier this Wheatstone bridge was balanced. पहले ये Wheatstone bridge जो है वो balanced condition में था. There was no current which was flowing through the galvanometer. So this bridge was balanced. Now you have applied some stress on the strain gauge, and by applying the stress on strain gauge, the resistance of the strain gauge changes, and अब जो है ये stress की वजह से there will be some amount of current which will be flowing through this galvanometer. So basically you are converting this non-electrical quantity of stress to an electrical quantity of current. ठीक है. So that is how your strain gauge can be used as a transducer. When you have applied a non-electrical quantity, it will generate some electrical quantity because of change of resistance. Now, let a tensile strength be. So, resistance of an unstrained, let resistance of a unstrained gauge is given by R is equal to rho L by A. Let a tensile stress S be applied to the wire. This produces a positive strain causing the length to increase.
length to increase and area to decrease. Obviously length increase करेगा तो diameter decrease करेगा, so area will be decreased. So whenever you have applied a stress which will increase the length of strain gauge, तो वहाँ पर उस stress को हम बोलेंगे positive, और जहाँ पर decrease of the length होगा उसको बोलेंगे negative. So when the stress is applied, let delta L be the change in the length. Let delta L is equal to change in length and delta A be the change in area. Delta D be the change in diameter and delta R be the change in resistance. Now if you differentiate this, in order to find how delta R depends upon the physical quantity, we have to differentiate R with respect to S. So dr by ds will be equal to d by ds rho L by A. Now in this quantity all these parameters are variable. ये सारे जो L है, A है और rho है, in some cases resistivity is constant which will not change, but in some cases resistivity can also change. तो it depends कि resistivity change हो रहा है या नहीं हो रहा है. So if we consider that resistivity is also changing, so we will have to differentiate all these quantities. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dr by ds is equal to rho by a dl by ds minus rho L by a square dA by ds plus L by a d rho by ds. लिख सकते हैं yes और no. ईच टर्म को डिफरेंशिएट किया, पहले L को डिफरेंशिएट किया S के टर्म में, फिर A को डिफरेंशिएट किया S के टर्म में, A डिनोमिनेटर में इसलिए यहाँ माइनस आ गया, देन रो को डिफरेंशिएट किया S के टर्म में. सो ईच टर्म हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड हियर. इज इट ओके? Now dividing this entire equation by R. Dividing this equation by R क्या मिलेगा? 1 by R dr by ds is equal to 1 by R. R को लिख सकते हैं रो L by A. तो रो L by A अगर यहाँ लिखेंगे और ये रो by A है तो ये कट के 1 by L हो जाएगा dl by ds माइनस 1 बाई आर फिर से करेंगे तो उसको फिर से 1 बाई रो एल बाई ए लिखते हैं. यहाँ पे है रो एल बाई ए स्क्वायर. ये कट जाएगा डी ए बाई डी एस प्लस अगेन 1 बाई रो एल बाई ए ये कट जाएगा. सो यू विल गेट डी रो बाई डी एस. तो अब इसको फिर से लिखेंगे ये पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 1 बाई एल डी एल बाई डी एस माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी एस प्लस 1 बाई रो डी रो बाई डी एस. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
per unit change in length can be given as delta L by L. Is equal to delta L by L, and per unit change in area can be given as delta A by A, right? Now A is equal to pi by 4 d to d square, pi by 4 d square, d by 2 का whole square या pi by 4 d square. Therefore, del A by ds can be written as, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 times of pi by 4 into d del d by ds, इसको लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया है, so d square will become 2 by 2d, तो ये 2d हो गया, pi by 4 d del times of diameter by del s. ठीक है, any problem? No, ma'am. No, ma'am. Now you can differentiate इसको, अगर 1 by a से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 by a del a डिवाइडेड बाई del s है, तो अब इसको 1 by a से अगर हम डिवाइड करते हैं, so here you have 2 pi by 4 d, और नीचे आएगा हमारा 1 by a del a by ds, we have 2 pi by 4 into d, और नीचे आएगा pi by 4 into d square, ठीक है, into del d by ds. ये हम a is equal to pi by 4 into d square लिखा है यहाँ पर. मैम उसी नहीं मैम नहीं दिख रहा है मैम. 1 second. ओके, अभी दिख रहा है? यस मैम. सो a को हमने लिखा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया d के टर्म्स में, तो ये d के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होकर 2 पाई बाई 4 इंटू डी डेल डी बाई डी एस हो जाएगा. अब इसमें हमने दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड a से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड डिवाइड किया 1 बाई ए डेल ए बाई डी एस, और 1 बाई ए की जगह पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है. अब यहाँ से सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद 2 बाई डी डेल डी बाई डी एस आएगा. देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 बाई डी डेल डी बाई डी एस आएगा. अब 2 बाई डी डेल डी बाई डी एस को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे जहाँ पे हमारा एरिया वाला टर्म था, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो योर न्यू इक्वेशन बिकम्स 1 by r del r by ds is equal to 1 by l del l by ds minus 2 by d ds plus 1 by rho del rho ds. ठीक है. Now from Poisson's ratio, mu is given by lateral strain divided by longitudinal strain. Now what is lateral strain? Lateral और longitudinal का difference
लैटरल मतलब सरफेस एरिया। lateral is this and longitudinal is this, right? So this can be given as minus of del d by d divided by del L by L. So this is the change in length, this is the change in diameter. So lateral strain divided by longitudinal strain. ये minus sign जो है ये Poisson's ratio के उसमें आता है, because the del d by d is decreasing and del L by del is increasing, इसलिए यहाँ पर minus है. So lateral strain divided by longitudinal strain is given by this. So del d by d can be written as minus of nu del L by L. अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है. डेल डी बाई डी को, डेल डी बाई डी है हमारे पास, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट. सो योर इक्वेशन बिकम्स 1 by r dr by r dr by ds is equal to 1 by L del L by ds plus nu 2 by L. यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. डेल डी बाई डी का को सब्स्टिट्यूट करें, 2 न्यू बाई एल से डेल एल बाई डेल एस हो जाएगा यहाँ पे. प्लस 1 बाई रो डेल रो बाई डेल एस. Now for small variation the above relation can be rewritten as small variation. This equation can be rewritten as delta r by r. This is taken as delta r, ठीक है. So for small variation this is taken as delta r, मतलब change of resistance with respect to stress. Delta r by r divided by delta L by s, delta L by L plus 2 nu delta L by L plus delta rho by rho. So each term is taken as delta, यानी कि del r by del s is taken as delta r, del L by del s is taken as delta L, and del rho by del s is taken as delta rho. So for small variation you can rewrite this equation as this, ठीक है. Now we need to derive an equation for gauge factor. We need to derive an equation for gauge factor. Gauge factor is defined as the ratio of कोई भी वायर जब हम लोग लेते हैं दैट इज मेजर्ड इन गेजेस, ठीक है. कोई भी कंडक्टिंग वायर जब हम लोग लेते हैं, सो द मैन्युफैक्चरर और द शॉपकीपर विल आस्क यू कि कितने गेज का वायर चाहिए. So that gauge is given by the gauge factor. And what is this gauge factor? Gauge factor is defined as the ratio of per unit change in resistance to per unit change in length. तो गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? GF is equal to GF will be equal to
and delta R by delta L. per unit change in Delta resistance. R delta R by R by delta L by L. ठीक है. Now what is delta R by R from your equation, and this can be written as delta R by R is equal to gauge factor into delta L by L, and delta L by L is given as strain. Sigma is given as strain is equal to delta L by L. So delta R by R can be written as gauge factor into strain. ठीक है. Now what is the gauge factor in terms of this equation? ये equation में अगर gauge factor निकालना होगा, so what will be the gauge factor? इस पूरे equation को अगर हम delta L by L से divide कर देंगे, इस पूरे equation को dividing this equation by delta L by L, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, यानी ये इक्वल टू गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2 न्यू प्लस डेल्टा रो बाई रो डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, राइट. सो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, वेयर सिग्मा इज डेल्टा एल बाई एल. ठीक है. तो गेज फैक्टर का नया इक्वेशन जो हो गया वो हो गया गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ न्यू इज नथिंग बट पॉइजन्स रेशियो. ठीक है. प्लस डेल्टा रो बाई रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, वे सिग्मा इज डेल्टा एल बाई एल, या स्ट्रेन की वैल्यू है. ठीक है. सो इफ द change in the value of resistivity in the material is neglected, अगर रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, देन यू कैन राइट गॉज फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस ट्यू न्यू, और गॉज फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो. सो इफ द चेंज इन resistivity is neglected, then gauge factor is given by 1 plus 2 times of mu और 1 plus 2 times of Poisson ratio. तो कभी कभी डायरेक्टली गेज फैक्टर निकालने के लिए आता है, पॉइजन्स रेशियो दिया रहता है, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर. ठीक है. सो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर गेज फैक्टर. न्यूमेरिकल्स इसमें से आने के चांसेस कम है, ऑल्दो वी विल डू 1 or 2 न्यूमेरिकल्स लेटर ऑन. Now this was about strain gauge. Now strain gauge is divided into certain categories. Strain gauge में अगर strain gauge पे question आता है, so the question will be coming on gauge factor only. Gauge factor निकालने के लिए change in resistance with respect to length दिया रहेगा और gauge factor निकालना रहेगा. ठीक है. तो हो सकता है तुमको डेल्टा आर की वैल्यू डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू दी रहे और तुमको गेज फैक्टर की वैल्यू दी रहा है और डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू निकालनी हो. ठीक है. सो गेज फैक्टर इज नथिंग बट डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल. तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल बाई एल. ठीक है. तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल आता है इन केस ऑफ स्ट्रेन गेज. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज? What are the different types of strain gauge? On the basis of gauge factor, there are different types of strain gauge.
First is wire wound strain gauge. Foil type strain gauge, and third is semiconductor type strain gauges. Now wire wound strain gauge is very old fashioned strain gauge जहाँ पर basically the resistance the length of the wire is wounded, मतलब इस तरीके का एक सेटअप होता है. दिस इज ड्रॉन इन योर बुक एज वेल. और इस सेटअप पे हमारा जो लेंथ ऑफ वायर है वो इस तरीके से वुंडेड रहता है, ठीक है, मतलब बांधा हुआ रहता है. एंड देर इज अ डायफ्राम विच इज कनेक्टेड विद दिस सेटअप. ये पूरा सेटअप एक डिस्क के ऊपर रहता है और एक डायफ्राम यहाँ पर ऊपर कनेक्टेड रहता है. सो दिस इज द फिगर ऑफ वायर वुंड स्ट्रेन गेज. वायर वुंड स्ट्रेन गेज, ठीक है. सो दिस इज योर द डायफ्राम, and with the help of this diaphragm you will insert pressure on this disc. और इस डिस्क के प्रेशर आने से ये डिस्क जो है ये ऊपर नीचे मूव करेगा और ये जो वायर्स हैं ये स्ट्रेस होंगे बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ दिस डायफ्राम. तो इस पे इन वायर्स पे स्ट्रेस पड़ेगा और ये वायर्स जो है इनका रेजिस्टेंस चेंज होगा बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस बाय द डायफ्राम. और यूजुअली जो हम लैब में क्या करते हैं, लैब में हम फॉयल टाइप या सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज यूज़ करते हैं. फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज कैसा होता है? फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट एक पीसीबी बोर्ड जैसा दिखता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पीसीबी बोर्ड जहाँ पर ये वायर्स जो है मेटालिक कंडक्टर्स जो है वो इनग्रेस्ड रहते हैं इस बोर्ड के अंदर. ये एक इस तरीके का बोर्ड होता है और ये जो वायर है ये इस तरीके, जैसे तुम लोग ने हीटर का वायर देखा है तो वो तो डिसमेंटल कर सकते हो, निकाल सकते हो. ये जो वायर है ये एक बोर्ड के अंदर इस तरीके से, जैसे कि पीसीबी बोर्ड में कैसे कंडक्टिंग एरिया होता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कंडक्ट करता है. सो उसी तरीके से ये बोर्ड में इंग्रेस्ड होते हैं एंड दीज टू टर्मिनल्स आर टेकन आउटसाइड of this strain gauge. So this is the terminals. So this is an example of foil type or coil type स्ट्रेन गेज. बहुत डिटेल्स में तुम लोग को नहीं पढ़ना है, बस पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके का स्ट्रेन गेज होता है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल. इसमें ये जैसे लीनियर स्ट्रेन गेज है, इसी में हेलिकल स्ट्रेन गेज भी आता है जो कि इस तरीके के कनेक्शंस में रहता है, ठीक है. एंड बेसिकली व्हेन यू अप्लाई अ स्ट्रेस ऑन these terminals of the strain gauge, ये इस तरीके से टर्मिनल्स निकले रहते हैं बाहर. So this is helical type, this is linear type, और ये भी जो बनाए हैं these are all foil type strain gauge. These are all example of foil type strain gauge जिसमें एक बोर्ड के अंदर इस रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर को प्लेस किया रहता है. मतलब दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द बोर्ड एंड इट इज़ नॉट रिमूवेबल. और प्लेस करने के बाद इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या वेट डालते हैं तो देर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन द रेजिस्टेंस विद द चेंज इन लेंथ, and that is responsible for measuring a very small amount of
वोल्टेज, मतलब इससे जो वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट्स। मिली वोल्ट्स में वोल्टेज का चेंज होगा, यानी कि द चेंज इन रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। सो गॉज फैक्टर जो होता है डेल्टा आर बाई आर with respect to delta L by L, this gauge factor is need to be high। और नीड टू बी हाई बोलने का मतलब क्या है कि विद पर यूनिट चेंज इन लेंथ देयर शुड बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। Because in case of metallic conductors, this gauge factor is not found to be very high, इसीलिए जो थर्ड टाइप का स्ट्रेन गेज बनाया गया that these are semiconductor type of strain gauge, and these semiconductor type of strain gauge have a very high value of gauge factor। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का जो मेन पर्पस था, द मेन पर्पस वाज टू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ gauge factor। So third type is semiconductor type strain gauge, and these type of strain gauge have a very high value of gauge factor। And why this value is high? Why the change in resistance with respect to length in case of semiconductor is high? मैम कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। Like मेरा क्वेश्चन नहीं समझे तुम। आई एम आस्किंग गेज फैक्टर इज हाई इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। By your general knowledge, how can the gauge factor will be high? गेज फैक्टर हाई होने का रीज़न है कि डेल्टा आर बाई आर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एल बाई एल विल बी हाई। ऐसा सेमीकंडक्टर में क्यों होगा? What is the property of a semiconductor material? मैम टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैम रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। Here we are not applying any temperature. We are just changing the length. We are just applying a length stress on the semiconductor devices. Okay, so this is your task for today। कल के क्लास में बताना कि what is the property of the semiconductor, why will this gauge factor in case of semiconductors will be high। ठीक है। So you do not need to study in very details, बस थोड़ा थोड़ा ही सारे टाइप का जो भी ट्रांसड्यूसर है वो पढ़ना है। तो स्ट्रेन गेज में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है गेज फैक्टर का डेरिवेशन। तो ये जो गेज फैक्टर का डेरिवेशन कराए है ये देख लेना, और इसी पे एक दो न्यूमेरिकल आ सकता है, नॉट नेसेसरीली बट एक दो न्यूमेरिकल इसी पे आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस transducer is RTD, resistance temperature detector RTD, resistance temperature detector। Now what is the formula of change of uh, resistance with respect to temperature? मैम आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। Alpha delta t plus alpha 1 delta t square and so on। ठीक है, and so on alpha n delta tn। यानी with respect to change in temperature this resistance changes। और यही जो फंडामेंटल है लॉजिक है, यही अप्लाई किया गया है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर विच इज़ कॉल्ड एज RTD। तो अगर हम देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर देर विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस, और अगर ये RTD हम अगेन इफ दिस RTD इज कनेक्टेड इन अ ब्रिज, सपोज इट इज़ कनेक्टेड इन अ ब्रिज, तो ब्रिज का जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा, एंड यू कैन measure the change in temperature with respect to change in voltage of the bridge। ठीक है, so we will study the next transducer tomorrow।
तब तक इसका आंसर पढ़ के आना कि सेमीकंडक्टर का गेज फैक्टर क्यों हाई होता है। ठीक है, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। Okay, we'll meet again tomorrow. Thank you. Thank